नमस्ते, मेरा नाम अंशुमान है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन लोगों ने कि यूपीएससी 2022 का मेंस का एग्ज़ाम अभी लिखा है। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, स्पेशली एसए का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एसए के ऊपर ही डिस्कशन करता हूँ। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों आपको, आप चाहे अंग्रेज़ी माध्यम के हो चाहे हिंदी माध्यम के हो। दूसरी चीज़, आपने ये वीडियो खोली है उसके लिए भी आप सबका आभार जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने मेरी कोई एक वीडियो भी देख ली तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको एसए के लिए दूसरा चैनल रेफ़र ही नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो बिना कुछ स्किप किए लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे। यदि आप सीरियस नहीं हैं तो अभी काट करके चले जाइए, वीडियो को बंद करके, आपके लिए आगे इसमें कुछ नहीं है। किंतु यदि सीरियस है तो पूरा अवश्य देखें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। अभी तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था, भारत के इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है कि यूपीएससी के एसए का क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीटली फ्री आप सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरे 2 दिन 8 घंटे यानी कि टोटल 16 घंटे तक आपको वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें आपको एसए लिखना सिखाया जाएगा, आपको लाइव आप एसए लिखेंगे खुद। आप यदि अभी तक एक भी एसए नहीं लिखे, एक भी निबंध नहीं लिखे हैं, तो वहाँ पे आपको अवसर होगा कि आप एक एसए एक निबंध खुद से लिख सकें। आपको सारा का सारा संशय मिटा दिया जाएगा। 16 घंटे लगातार, मतलब 8 घंटे आज 8 घंटे कल, 2 दिन लगातार ये क्रैश कोर्स चलेगा। ऐसा क्रैश कोर्स आपने कभी नहीं देखा होगा इतिहास में, न भूतो न भविष्यति। इतना आनंद आएगा आपको, उसके बारे में डिटेल आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है ये आई गेस कि 2020 के एसए का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2020 या 19 आप देख लीजिएगा। जो टॉपिक पूछा गया है वो टॉपिक है शिप डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। इसका अर्थ क्या है? जो जहाज है वो इस कारण से नहीं डूबती कि पानी मेरे चारों बगल है, चारों कोनों में, चारों साइडों में पानी से मैं घिरी हुई हूँ, वो इस वजह से नहीं डूबती। वो डूबती इस कारण से है कि यदि कोई पानी उसके अंदर आ जाता है तो पानी उसके अंदर आने के कारण ही जहाज डूबती है। ये विषय है। इस विषय को शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही कॉमिकल चीज़ आप देखते होंगे, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो कोई इसमें एक ऐसा फैक्ट लेकर के आते हैं जो कि तुरंत से सामने वाले का एक अट्रैक्ट कर ले सामने वाले को। तो उसके लिए एक फैक्ट, बहुत अच्छी चीज़, क्या जहाज सच में पानी अंदर आने से डूब जाती है? पानी अगर जहाज के अंदर हुआ तो क्या जहाज डूब जाएगा? शायद नहीं। कैसे? अब देखिए, इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आईएनएस विक्रांत को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, वॉरशिप थी। कितनी बड़ी, कितनी मैसिव शिप है। क्या उसके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं होगी? क्या वहाँ पे पानी के स्विमिंग पूल्स नहीं होते जहाज में? बताइए, क्रूज शिप होती है, बाकी कितने सारे जहाज होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे स्विमिंग पूल बना दिया जाता है, वहाँ पे झरना रहता है, क्या चीज़ नहीं होता है उस जहाज के ऊपर? तो पानी उसके अंदर भी रहे ना, तब भी आवश्यक नहीं है कि डूब जाएगा। हालांकि बात यह है कि सच में ऐसा होता है कि जहाज़ के अंदर पानी आता है तो डूब जाते हैं, किंतु उसका केस डिफरेंट है। वो केस तब जबकि उसका डेंसिटी पानी से अधिक हो जाएगा तब वो डूबेगा। यदि उसकी डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग मैनेज की गई है कि वो पानी से ज़्यादा डेंसिटी ना हो तो नहीं डूबेगी। तो ये यहाँ पे साइंस का कंसेप्ट थोड़ा सा लगाना है, टेक्निकल चीज़ है। यदि आप ये बात कहते हैं ना तो सामने वाला पढ़ने वाले के मन में एक हंसी ज़रूर आ जाएगी, किसने क्या, मतलब ठीक है, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं कि एक लीडो होता है जहाज़ के अंदर जहाँ पे खूब सारा पानी होता है, वो तो उससे तो नहीं डूबता, समुद्र के पानी अंदर भी रहे तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, ये मजाक की बात है। अब हम लेकिन हाँ, ये आप लिख सकते हैं, यदि आप लिखेंगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि अच्छा ये कुछ अलग सा हट करके लेके आया। खैर, अब हम टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। टॉपिक है क्या? टॉपिक है कि जहाज़ अपने चारों बगल के पानी से नहीं गिरती है, नहीं डूबती है, चारों बगल चाहे कितना पानी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ऐसा होता है क्या? इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। आप सोचना शुरू कीजिए। देखिए, इसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि आप एज इट इज़ जो जहाज़ का बात है जहाज़ का ही रखिए, तो उस केस में आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ, जहाज़ अपने चारों बगल समुद्र के अंदर रहती है, कितना बड़ा समुद्र रहता है फिर भी जहाज़ नहीं डूबती। बिल्कुल सच है। लेकिन ये जो एसए का टॉपिक है, जो निबंध का विषय है ना, ये मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है।
ये एथिक्स के ऊपर बेस्ड है, ये एक एथिकल टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, यहाँ पे आपको मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, ये आपका फिलोसफिकल एस्से, यहाँ पे आपको दर्शन शास्त्र के आधार पर लिखना है। तो इसमें सोचिए कि जहाज़ का अर्थ क्या हो सकता है, पानी का अर्थ क्या हो सकता है चारों बगल में, तो आप इसे फिलोसफिकल वे में लिखना है आपको, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ आ गई। जहाज़ के केस में मैंने बताया डेफिनेटली वो नहीं डूबेगा, ठीक है, अगर चारों बगल पानी होगा तो उसके लिए डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा बीच में, ठीक है। तो अब हम इसे मोरालिटी या फिलॉसफी के वे में लेकर के जाते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो कि हम ये कह सकते हैं कि जो जहाज़ है वो नहीं डूबेगा, ठीक है, उसके आसपास के उसके बेसिस पे। उसके कुछ उदाहरण हैं, हम इसे दूसरे जो वर्ल्ड में देख सकते हैं। देखिए आपके पास, आई होप कि आप इंडियन ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी आप इंडियन ही समझ सकते हैं और तो कौन ही समझेगा, पाकिस्तानी ज़्यादा समझ सकते हैं, पर पाकिस्तानी लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इंडियन हैं मोस्ट प्रॉब्ली। तो इंडियन यदि आप हैं तो आप करेंसी का यूज़ करते होंगे, INR की करेंसी, ठीक है, गांधी जी छपे होते हैं उस नोट पे। उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ उसकी एक्सटेंसिव वैल्यू होती है, अर्थात वो कागज़ का नोट होता है। वैसे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वो 10 का भी नोट हो सकता है, 500 का भी, 2000 का भी, इतने सारे नोट के वेरिएंट्स आपके पास हैं, ठीक। क्या उसके ऊपर किसी और नोट का US डॉलर का प्रभाव पड़ेगा? यदि मैं कहूँ कि आपके पास मैं ला करके रख दूँ $10, ठीक है, और 10 रुपये, क्या 10 रुपये की कीमत ख़त्म हो जाएगी $10 के सामने में? क्या अब इस 10 रुपये से अपने चारों बगल अगर मैं नोट को रख दूं तो क्या 10 रुपये वाला सामान अब जा करके नहीं खरीद नहीं सकते 10 रुपये के नोट से? डेफिनेटली खरीद सकते हैं, क्योंकि भारत में आपको डॉलर्स नहीं चलेगा, आपके यहाँ पे रियाल नहीं चलेगी, आपके यहाँ पे दिरहम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो INR है उसको आसपास के पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका जहाज़ जो है ये आसपास के पानी की वजह से नहीं डूबेगा, भले कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी आपके सामने रख दी जाए। किंतु हाँ, दूसरे केस में डूब भी सकता है। कैसे? यदि आपने ढंग से मैनेज नहीं किया अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, आपका BOP क्राइसिस, आप सबने पढ़ा होगा आई होप इकोनॉमिक्स में, BOP क्राइसिस, यदि आपने उसको ढंग से मैनेज नहीं किया BOP को, तो उस केस में आपकी जो खुद की जो करेंसी है वो डिवैल्यू होना शुरू हो जाएगी। और जब खुद डिवैल्यू होना शुरू हो जाएगी तो जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में लिया करते थे वो 100 रुपये में आपको लेना पड़ेगा। ये सारी समस्या है, किंतु वैसे यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता। इसका हम लोगों ने उदाहरण देखा कि जहाज हम लोगों ने माना अपनी INR को जो भारतीय करेंसी है, बाकी सारे के सारे पानी को माना कि जितना सारा करेंसी है वो सब चाहे भारत में ला दिया जाए, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी सामान्य दुकानों पर, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 10 रुपये ज़्यादा काम का होगा, ठीक, 10 रुपये का नोट उनके $10 से ज़्यादा काम का होगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और कुछ एग्जाम्पल हो सकता है क्या? चंदन का पेड़, ठीक है, आप सब ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ के पेड़ हैं, ऐसे ही चंदन का भी पेड़ होता है। अब चंदन के पेड़ पे आपने सुना होगा कि सांप लटके रहते हैं, सांप वहाँ पे वास करते हैं। उसके ऊपर एक मुहावरा भी है जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे सांप लपेटे रहते हैं, फिर भी चंदन से सुगंध निकलती रहती है। अब बताइए, क्या चंदन के ऊपर सांप का प्रभाव पड़ा, सांप की विष का प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो जहाज के ऊपर उसके चारों बगल पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इससे प्रूफ होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उदाहरण सब देखे। पहला उदाहरण क्या देखा? जहाज का खुद का। दूसरा उदाहरण क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों ने करेंसी का। तीसरा उदाहरण क्या देखा? चंदन के वृक्ष का। क्या और भी कोई ऐसे उदाहरण है? डेफिनेटली उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स ही कोट करने हैं। आप जितने एग्जाम्पल्स कोट करेंगे आपका वेटेज उतना अधिक बढ़ेगा, आपको उतने अधिक मार्क्स प्राप्त होंगे। और क्या हो सकता है? देखिए, जो इज़राइल है, ठीक है, इज़राइल आज कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, आज कितनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत की, वो हम समझ सकते हैं। अरब कंट्रीज़ के बीच में है वो, चारों बगल से घिरा हुआ, ठीक है, हर तरफ से घिरा हुआ है, किंतु उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो अपना शेर की तरह दहाड़ रहा है इज़राइल, ठीक है। महाराणा प्रताप पूरा मुगलों के साम्राज्य से, अकबर के साम्राज्य से घिर चुके थे। एक छोटा सा मेवाड़ का उनका एरिया बचा था, उनके ऊपर प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो जहाज़ थे, उनके चारों बगल पानी से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाकी सबके ऊपर प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पानी उनके अंदर जा चुका था। कैसे अंदर जा चुका था? वो उनसे इन्फ्लुएंस हो गए थे किसी ना किसी कारण, डर के कारण या मजबूरी के कारण या अपने प्रजा की रक्षा के कारण, वो सब के सब मजबूर हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो जहाज है वो अपने आसपास के पानियों को देख करके नहीं डूबता है, वरना महाराणा प्रताप डूब चुके होते, ठीक है।
वरना इतने सारे जो अभी मैंने एग्जाम्पल दी वो सबका सब डूब चुका होता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ये उदाहरण, और कोई उदाहरण ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए सोचिए सोचिए, आप सोचते रहिए। देखिए हम लोग देखते हैं जो रिन म्यूटिनी हुई, ठीक है, जो कहते हैं नेल इन द कॉफिन, ठीक है, जो कि आखिरी कील ठोंक दिया था ना अंग्रेज़ों में, वो रिन म्यूटिनी थी, RIN म्यूटिनी, ठीक है। एक जहाज़ था, आपने पढ़ा होगा उसे इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि वो जहाज़ था वहाँ पे जो उनके थे ऑफिसर्स, जो नेवी वाले थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने सोच लिया था कि अब हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भारतीय सेना हमारा विद्रोह कर दे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर प्रभाव किसका नहीं पड़ा? वो जहाज़ थे, पानी कौन था वहाँ पे? अंग्रेज़ लोग। अंग्रेज़ लोग उन्हें सैलरी दिया करते थे, अंग्रेज़ लोग उन्हें इमोल्यूमेंट दिया करते थे, अंग्रेज़ लोग उन्हें सब चीज़ प्रोवाइड कर करते थे, खाने की व्यवस्था किया करते थे, रहने की व्यवस्था, उनका सारा खर्चा देते थे। उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने कहा भाग यहाँ से, निकल, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है, ये कहा। अब इसे कहा जाता है कि आपके ऊपर प्रभाव ना पड़ना, आप जहाज हो, आप शांत हो, आपके ऊपर बाहर क्या चल रहा है, कैसे अंग्रेज़ लोग हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु कई बार अंदर आ जाता है। कैसे? उसका उदाहरण देखिए। अंग्रेज़ लोग सब हमारे विरोधी थे, किंतु फिर भी बहुत सारे अंग्रेज़ों ने हमारा समर्थन दिया। जैसे आप ए.ओ. ह्यूम के बारे में बात कीजिए। ए.ओ. ह्यूम क्या थे? कांग्रेस के संस्थापक। अब कुछ लोग कहेंगे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, किंतु ठीक है, वो भी एक हद तक है, लेकिन किंतु फिर भी उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ तो सपोर्ट किया, भारत से वो प्रभावित थे। मैक्स म्यूलर, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, स्टिल संस्कृत के ऊपर अध्ययन किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि संस्कृत को डिस्टॉर्ट किया, ठीक है, बट फिर भी कुछ तो प्रचार किया संस्कृत का, भारत की संस्कृति का, कुछ तो लिखा। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भारतीय कल्चर चली गई। अब अंग्रेज़ों की ही देखिए, हेलेना ब्लावात्स्की थी, ठीक है, उसके बाद फिर और अंग्रेज़ लोग सब थे जो कि मतलब भारत के आकर के भारत में ही रहने लग गए सब कुछ। जो अंग्रेज़ी सिपाहियों तक ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, अब हमें यहाँ पे नहीं रहना। तो अंग्रेज़ लोग के भारत से हारने का कारण ही यही था कि भारत में आकर के भारतीयता उनके अंदर प्रवेश कर गई थी, कुछ भारतीयता उनके अंदर प्रवेश कर गई, इसीलिए अंग्रेज़ी शासन डूब गया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और, शाक आए सबसे पहले, हुण आए, ठीक है, बाकी आक्रमणकारी आते गए लगातार, भारत में आकर के वो सबके साथ एसिमिलेट हो गए, भारत ने उन्हें पचा लिया सबको, ठीक है। आओ सब रहो, कोई टेंशन नहीं है, सब आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारी तरह बन करके रहो, कोई हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, ठीक है। वो सब इसी वजह से समाप्त हो गए। जाते थे हमारा राजा महाराज, शाकों को मार के आ जाते थे, हुणों को मार के आ जाते थे, ठीक है। मुगलों को मार दिया हम लोगों ने, फेंक दिया मार करके, अंग्रेज़ों को मार के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमारी भारतीयता कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाती है। जब वो प्रवेश कर जाती है ना, उसके बाद उन्हें हराना आसान रहता है, वो खुद ही अपना हार मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज देखिए भारतीय कल्चर के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है वो कौन कर रहा है? अंग्रेज़ लोग आ रहे हैं क्या करने के लिए? नहीं। क्या कोई विधर्मी लोग आ रहे हैं करने के लिए? नहीं। कौन कर रहा है? हमारे स्वयं के भारतीय लोग जो अंग्रेज़ बन चुके हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति के संवाहक बन चुके हैं, वही लोग सब, उनके मस्तिष्क में इस प्रकार से वो भर चुका है कि नहीं, जो वो लोग करते हैं वही सही है, जो हम लोग करते हैं वो सब कुछ गलत है। उनके दिमाग में भर चुका है। वो जो पानी है ना, वो जहाज के अंदर आ चुका है। इसीलिए आज भारतीयता, भारतीय संस्कृति जो है वो डूब रही है। चारों बगल रहे अंग्रेज़, क्या फ़र्क पड़ता है हमें? ऐसा नहीं था पहले, आज ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें जा रही है। तो ये कारण है। हम लोगों ने देखिए कितने सारे एग्जांपल्स ले लिए, ठीक है। अब याद कीजिए हम लोगों ने कितने सारे एग्जांपल लिए, अब सबका सब कोट कीजिए जा करके, और डिफरेंट अंग्रेज़ों का जो आकर के उनका मन बदला, वो सबका सब कोट कीजिए। ये लिखिए कि कैसे अंदर पानी अंदर घुस जाने से डूबता है और आसपास चाहे रहे कितना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, आसपास इतनी सारी समस्याएं चल रही थी, क्या उससे वो प्रभावित हुए? नहीं, जहाज की तरह डटे रहे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नाइटिंगेल जो कहते हैं हम उन्हें, ठीक है, वो अब बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे लेकर के देखिए, ठीक है। आप इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ देखिए, जो भारतीय जो अपना फॉरेन पॉलिसी है, कैसे हम लोग पॉलिसी चलाते हैं। क्या हम दूसरे लोगों से प्रभावित होते हैं? नहीं, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट लेकर के चलते हैं। ना हम यूएसएसआर का सपोर्ट करेंगे, ना हम यूएस का, वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट करेंगे। हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको एक जैसे लेकर के चलेंगे। जहाँ पे आवश्यक पड़ेगा वहाँ पे रूस को गलत भी कहेंगे, जहाँ पे आवश्यक पड़ेगा अमेरिका को भी गलत कहेंगे, और जहाँ पे आवश्यक पड़ेगा वहाँ पे दोनों का समर्थन भी करेंगे। हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलती है। हम दुनिया में साइड लेने का, जो दुनिया में जो माहौल चल रहा है, हम उसकी तरह नहीं भटकते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में,
ठीक है। तो अलग अलग केस हैं। अब जैसे मैंने कहा भारतीयता जो है वो ख़त्म भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि अंदर जा रहा है, किंतु फॉरेन पॉलिसी के मामले में हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह सकते क्योंकि डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जिसे हमें समझना होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें देखी, किंतु ये जो है ना ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि हम लोग कहें कि क्या ऐसा ही है कि यदि पानी अंदर आ जाएगा तभी तभी हम डूबेंगे, यदि अंदर नहीं आया तो क्या हम नहीं डूबेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? देखिए ये पॉइंट को बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल्स देखे वो इस चीज़ के देखे कि चाहे समुद्र में चाहे पानी कितना भी हो, जहाज़ के अंदर अगर नहीं है तो नहीं डूबेगा और जहाज़ के अंदर अगर आ गया तो डूब जाएगा। अभी तक हम लोगों ने ये देखा। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि यदि पानी बाहर ही है, अंदर नहीं आया है, तो क्या जहाज़ नहीं डूबेगा? देखिए अब हम इसे दोनों केस में लेके चलेंगे। यदि आप कोर जहाज़ की बात करें, अब पानी बाहर है, ठीक है, पानी अंदर नहीं आ रहा है। अब पानी बाहर है, जहाज़ अंदर है, बाहर एकदम सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या वो नहीं डूबेगा? डूबेगा। उसके अंदर भी जंग लगेगा, उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी आवश्यकता पड़ेगी कि रिपेयर किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे भी जाकर के छुट्टी लेनी पड़ेगी, अपना रिपेयर दोबारा से करवाना पड़ेगा, फिर रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है उसे। सबको आवश्यकता पड़ती है अपने आप को बचा के रखने की, ठीक है। हम उसे फिलॉसफिकल वे में लेकर के आते हैं। क्या एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है? ये बात सच है कि नहीं है? आपकी कहावत सुनी है कि नहीं सुनी है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने का सामर्थ्य रखती है? क्यों? वो तो बाहर है ना मछली, वो तो ऐसा नहीं है ना कि वेल के अंदर चली गई तो वेल जो है अब वो गंदी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक गंदी मछली है, उसे वेल ना भी खाए ना तब भी वो गंदा कर देगी सबको। क्या कारण है? ऐसा नहीं होता हरदम हर केस में कि वो अगर आसपास भी है तो उसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि अपने वातावरण का आसपास का प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जैसे देखिए बहुत सारे अब उदाहरण हम लोग लेते हैं इसके लिए। जब भारत गुलाम था उस समय हम लोग की जो स्टार्ट हुई थी कांग्रेस से, ठीक है, कांग्रेस का निर्माण हुआ उस समय सबका क्या सोच था? पीपीपी, प्रेयर पिटीशन वाला मेथड, ठीक है, कि हम लोग जो है वो प्रार्थना करेंगे, हम उनसे कोर्ट में केस करेंगे, पिटीशन डालेंगे, प्लीज़ हमारी मांगों को सुना जाए। तो सबके सब उसी थॉट के थे, एक जैसे थॉट के। हाँ, तुम जो कह रहे हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसी थॉट के थे। सबका मस्तिष्क एक ही रूप में चलने लगा था, अधिकांश लोग का। उसके बाद जब एक्सट्रीमिस्ट का राइज होने लगा, जबकि गर्म दल और नरम दल का कंसेप्ट है, वो सबके सब नरम दल के थे। जब गर्म दल के लोग सब आने लग गए तो बहुत सारे एक भारत में ऐसे लोग सब उठ खड़े हो गए कि नहीं, हम बिना हथियार उठाए नहीं जीत सकते हैं इन लोग से, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमें बंगाल पार्टीशन का विरोध करना पड़ेगा जो 1905 में हुआ था, हम लोग उसके लिए करेंगे, चाहे उसके लिए सूरत स्प्लिट क्यों ना हो जाए, हम वो सब करेंगे। तो ये सब चीज़ उस तरीके का फिर माहौल बनने लगा। गांधी जी आए, उन्होंने अहिंसा की बात भी, एकदम माहौल बन गया कि हाँ अहिंसा ही सब कुछ सही है, बिल्कुल हम सब धरना दे करके जीत लेंगे सब कुछ। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके जो समर्थक हैं उनके नज़रों में आए उनकी बात को सुन करके कि नहीं हम जो है युद्ध करके जीतेंगे सब कुछ। सबका प्रभाव पड़ता है, आप रह ही नहीं सकते उससे प्रभावित हुए बगैर। आज आप सोचो, क्या आपके ऊपर महात्मा गांधी का प्रभाव नहीं पड़ा? क्या आपके ऊपर सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव नहीं पड़ा? क्या आपके ऊपर बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का नहीं पड़ा है प्रभाव? अवश्य पड़ा है। आप चाह करके भी स्वयं से उनके प्रभाव को मिटा नहीं सकते हो, वो संभव ही नहीं है। आज देखो, जब तक कांग्रेस थी शासन में, ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस थी सरकार में लोग सब उसी के जैसा सोचा करते थे। आज भाजपा आ गई है, लोग सब उसी की तरह सोचने लगे। अब लोग कहते हैं कांग्रेस आ ही नहीं सकती दोबारा कभी वापस सत्ता में। लोग का सोच उस प्रकार से होता जाता है, जैसे सत्ता में होते हैं लोग भी वैसा ही सोचने लग जाती हैं। तो हमारा ये कहना कि यदि हमारे आसपास पानी है तो हम जहाज यदि हैं तो हम नहीं डूबेंगे, ये कहना कथमपि उचित नहीं है। हम डूबने की पूरी संभावना है, हम उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते, वो संभावना ही नहीं है। आज देख लीजिए कि हम लोग मल्टीकल्चरल को वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके सब सपोर्ट करते हैं, किंतु जो हिंदू के धर्मगुरु हैं, ठीक है, जो हिंदू के जो कट्टर हिंदू सब हैं, जो फॉलोवर्स हैं, जो कट्टर फॉलोवर्स हैं, जो मुस्लिम्स के जो कट्टर फॉलोवर्स हैं, जो उनके इमाम हैं, मुफ्तीज़ हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियंस के जो पादरी हैं, उनके जो वो हैं पोप हैं, जो उनके क्या कहते हैं कार्डिनल हैं, वो सब के सब क्या इस बात से खुश हैं कि जो कल्चर है वो आपस में शेयर हो रहा है?
नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो हिंदुओं से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। दिवाली में वो भी पटाखे फोड़ते ही हैं, मुस्लिम्स दिवाली में पटाखे फोड़ते ही हैं। हिंदू लोग जो हैं वो सब के सब क्रिसमस का पौधा उगाते ही हैं, क्रिसमस का पौधा लगाते ही हैं जो वो है, ठीक है। वो लोग सब मुस्लिम्स का त्यौहार होगा उसमें सेवइयाँ खा ही लेते हैं। हम सब के सब मिल करके जो है वो 15 अगस्त पे झंडा फहरा लेते हैं, उस दिन को मिठाई खा लेते हैं सबके सब मिल करके। अब यहाँ पे जो धर्माचार्य लोग सब हैं, जो इनके जो पोप वगैरह सब, उनको ये बात पसंद नहीं आती। और पसंद ना आने का कारण क्या है? इन सब का कहना है कि ये सब डुबा रहे हैं, आप सबके सब प्रभावित हो रहे हो दूसरों से और उससे स्वयं के ऊपर हानि कर रहे हो, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? आप प्रॉपर मुस्लिम नहीं हो, आप प्रॉपर हिंदू नहीं हो, आप प्रॉपर क्रिश्चियन नहीं हो, आप प्रॉपर कुछ भी नहीं हो, आप प्रॉपर इंसान भी नहीं हो, ठीक है। तो ये बात आती है कि आप उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। तो ये कह देना कि जो पानी है, यदि आप जहाज हो आप नहीं डूबोगे चारों बगल के पानी से, ये कहना कथमपि उचित नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव पड़े बगैर रह ही नहीं सकता, ठीक। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे। और एग्जाम्पल देखते, देखिए आपको एग्जाम्पल्स की झड़ी लगा दूंगा, आपको जितना एग्जाम्पल याद आया लिख देना, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। अब सपोज़ एक सेकेंड के लिए हम लोग मानते हैं कि भारत जो है, भारत ने आज से कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाए, आज के डेट में भारत कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाए, ठीक, बहुत अच्छी बात है। भारत में कार्बन न्यूट्रल छोड़ो, कार्बन का एमिशन ही खत्म हो गया, जीरो हो गया कार्बन एमिशन, ठीक है, मान लेते हैं। खाली जो पेड़ है ना, जो चावल के खेत हैं और जो जानवर सबके जो काउ डंग्स वगैरह से, सिर्फ वही संभव उसकी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो सब छोड़ रहे हैं। अदरवाइज इंसान जो है ना, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो हैं वो सब जीरो हो चुका है कार्बन का। सपोज एक सेकंड के लिए हम लोग मान लेते हैं, क्या हमारे मानने से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो समाप्त हो जाएगी? यदि यूएसए नहीं माना, यदि यूरोप के बाकी कंट्रीज़ नहीं माने, यदि चाइना नहीं माना, यदि अफ्रीका नहीं माना, तो क्या ग्लेशियर्स की आइस जो है वो मेल्ट होना बंद हो जाएगी? बताइए आप, क्या वो मेल्ट हो करके जो समुद्र का जल स्तर है क्या वो नहीं बढ़ा देगी? क्या उसमें वो रोक लग जाएगा सिर्फ भारत के कहने से? क्या भारत के जो तटीय इलाके हैं क्या वो नहीं डूबना शुरू कर देंगे? क्या जो केरला के जो तटीय इलाके हैं क्या वो सब डूबना प्रारंभ नहीं कर देंगे? क्या जो लक्षद्वीप है, क्या जो अंडमान निकोबार है, क्या उनके ऊपर खतरा नहीं आएगा? बताइए। अवश्य आएगा, क्योंकि यदि गुनहगार एक भी होता है तो सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि एक कोई जेल जाता है ना किसी परिवार से, तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ जाता है, पूरे परिवार की बदनामी हो जाती है। यदि एक कोई ग्रीन हाउस गैस को एमिट करता है तो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि भारत को बख्श दिया जाएगा, उससे भारत के ऊपर क्लाइमेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये बात होती है कि उसका प्रभाव पड़े बगैर रह नहीं सकता। टेररिज्म को लीजिए कि क्या हमारे यहाँ पे यदि हम लोगों ने टेररिस्ट अटैक को रोक लिया, ठीक है, एकदम हम लोगों ने उससे अपने आप को बचा लिया। अफ़गानिस्तान में यदि हो रहा है टेररिस्ट हमला, क्या तालिबान का रूल है? पाकिस्तान में अगर ISI का रूल है, क्या उसका प्रभाव आपके देश के ऊपर नहीं पड़ेगा? बताइए, सोच के देखिए। आपके यहाँ पे एक भी टेररिस्ट हमला नहीं हुआ अगले 20 सालों में, सपोज़ कि ऐसा हम लोग मान लेते हैं, क्या आपके देश के लिए खतरा नहीं होगा फिर भी यदि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बाकी दुनिया में टेररिस्ट लोग सब रहें तो? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि हम सब देखते हैं कि केरला से कैसे लोग आईसिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे टर्की से एक आदमी आ रहा था रूस के थ्रू भारत, जो कि आतंकवादी हमला करेगा, जिसे कि रूस ने रोक लिया अभी हाल फिलहाल में, ठीक। आप ये रोक ही नहीं सकते। आप जब तक उस समस्या को समूल नाश नहीं करोगे तब तक ऐसा हो नहीं सकता कि आप उससे प्रभावित हुए बना ना रहो, क्योंकि एक चूक और आप तबाह, फिनिश। अरे आपके आईसिस में जाएंगे भर्ती होने के लिए प्रभावित होकर के, वो जा करके पाकिस्तान में ISI के साथ मिला लेंगे, जा करके तालिबान में शामिल हो जाएंगे, जा करके टर्की के किसी खलीफा के आंदोलन में जुड़ जाएंगे ये लोग सब। तो ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, आपने पूरा कंट्रोल कर लिया है और आसपास आपके यहाँ पे हो रहा है आतंकवादी हमला, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो? नहीं, कथम भी नहीं। उसके लिए आपको सब जगह शांति का माहौल बनाना होगा। ये बात है, आप उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। अब बात आती है, हम कुछ मॉरल कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा, क्या क्या चीज़ का देखा। सबसे पहले देखा कि जहाज़ जो है लिटरल सेंस में पानी अंदर घुस जाए तब भी नहीं डूबते, ठीक है, क्योंकि वो स्विमिंग पूल होता है, बाकी सारी चीज़ें होती है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, यदि आसपास पानी रहे तो नहीं डूबता, अंदर पानी आ जाए तो डूब जाता है। वो सब कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। ये भी हम लोगों ने इनके भी एग्जाम्पल्स देखे कि आसपास में यदि पानी हो तो भी वो डूब सकती है। हम लोगों ने सारे केसेस, आप सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप मैच कीजिए, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कुछ मॉरल कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। मॉरल कैरेक्टर्स के ऊपर हम लोग लेते हैं, यदि हम लोग पानी को नेगेटिव कॉनोटेशन में लें
यदि पानी को हम लोग कहें कि नेगेटिव चीज़ है, अब देखिए ये फिलॉसफिकल ऐसे, आप इसे पानी को पॉजिटिव भी रख सकते हो, पानी को नेगेटिव भी रख सकते हो। यदि आप सपोज कि पानी को नेगेटिव लेते हो तो जो जहाज है, ठीक है, उनको सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, ठीक है, कि यदि आपके आसपास लोग सब खराब हैं तो आपको वो ब्रेन वॉश करेंगे ही करेंगे। तो पानी को अगर आप नेगेटिव केस में लोगे तो शिप को सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक, ये इससे क्लियर हो रहा है आपको, ठीक। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जहाज जो है वो डूब सकता है, डूबने की पूरी संभावना है, डूब जाएगा, ठीक है। और उससे पॉसिबल नहीं कि आप उससे प्रभावित हुए बिना ना रहो। अब यदि आप इसे पॉजिटिव सेंस में लेते हो, यदि आपका पानी जो है ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक, उस केस में क्या होगा, तो वो आपको अच्छी वैल्यूज़ इम्पार्ट करके जाएगा, ठीक है। जैसे यदि आप कहते हैं ना, सत्संगे गुणा दोखा, हम लोग की कहावत है, सत्संग में ही गुण और दोष होते हैं। यदि आपकी सत्संग है, यदि आपकी अच्छी संगत है तो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि गलत संगत में आप फंसे तो आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप सत्संग करते हो, यदि आप लोग अच्छे लोगों के साथ रहते हो, यदि आप लोग पढ़ाई लिखाई की बातें करते हो, यदि आपका वाटर जो है वो पॉजिटिव है, यदि आपका वाटर जो है पॉजिटिव है, तो फिर आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका जो शिप है वो सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, बल्कि एलिवेट हो जाएगा, वो एरोप्लेन का रूप ले लेगा। अतिशयोक्ति है मानता हूँ, लेकिन समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो अंदर भी अगर आ जाता है ना उस चीज़ को, तो पानी आसपास है तब तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा ही। किंतु यदि अंदर भी आ जाता है वो पानी, तब भी आप एलिवेट हो गए। यदि आपके सामने वाले गुण आपके अंदर इम्बाइब भी हो जाते हैं, आपका डाउनफॉल नहीं होगा, आप सिंक नहीं करोगे, आप एलिवेट होगे, आपका मॉरल कैरेक्टर एलिवेट होगा। तो पानी यदि पॉजिटिव है, उस केस में पानी यदि आपके अंदर भी आ जाए जहाज के, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब देखिए हम लोगों ने कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लिए हैं, ठीक है। क्या आप कह सकते हैं कि यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा एनालिसिस अवेलेबल है? मुझे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक। ये आपको, आई होप कि आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इंसान का नेचर होता है कि सोशलाइज़ करना चाहता है, दूसरों के साथ मिंगल करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब उसकी कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं और फिर से हम एंड करते हैं। जैसे कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट स्टेट में बदल गया, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रख सका। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, पहले कोरिया जो है, कोरियन पेनिनसुला एक था, यूनिफाइड कोरियन पेनिनसुला था। लेकिन क्या हुआ, जो चाइना के साइड वाला कोरिया था, जिसे आज हम लोग नॉर्थ कोरिया कहते हैं, यहाँ पे बगावत उठने लगी कि हमें भी कम्युनिस्ट राज्य चाहिए, कम्युनिस्ट शासन चाहिए। नॉर्थ कोरिया देखिए आज किस राह पे निकल चुका है। और जो वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं था, साउथ कोरिया, उस अपना कैपिटलिज्म की राह पकड़ ली, हो गया दो फाड़, ठीक। तो यदि आप उनके संपर्क में रहोगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं ना, जापान में जैसे भारत में गौ हत्या पे पूर्ण तरीके से प्रतिबंध था, ठीक उसी प्रकार जापान में भी हज़ारों वर्षों तक गौ हत्या पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। किंतु जब वो अंग्रेज़ों के संपर्क में आए, उनको बीफ का कंसेप्ट पता चला, उनसे वो करवाया गया कि ठीक है आप इसे हटाओ, तो जा कर के वहाँ पे भी अब ऐसा कल्चर आ चुका, आपको पता ही कैसे वो लोग अंग्रेज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गो हत्या अब होने लगी, भारत में गो हत्या हो रही है इतनी सारी, हम जैसे लोग के संपर्क में रहते हैं हम वैसे ही होते जाते हैं, वो बात है, ठीक। अब देख लीजिए कि पेगनिज़म जो है, जो पेगन्स लोग थे उसे कैसे अब्राहमिक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, ठीक। तो वो चीज़ है कि हम उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यदि कोई हमारे आसपास, अब जैसे अब्राहमिक्स का राइज़ हुआ, ठीक है, वहाँ पे जो पेगन्स लोग थे उनको उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे, कुछ तो अपना खुद से मान गए कि हाँ ठीक है एक गॉड का कंसेप्ट सही है, हम 100 गॉड को क्यों माने, इससे ये समस्या वो समस्या। कुछ लोग ऐसे प्रभावित हुए, कुछ लोग तलवार के दम पे प्रभावित हुए, तो उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता, प्रश्न ये है, ठीक। तो आसपास जो उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता है, ये बात गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, ठीक है। पेगन पूरे समाप्त हो गए, फिर से वही रेड इंडियंस समाप्त हो गए, उनके संपर्क में आए तो, ठीक है, इंग्लैंड वालों के संपर्क में आए तो ऑस्ट्रेलियन समाप्त हो गए, ठीक है, जो उनके एबोरिजिनल्स थे वो सब समाप्त हो गए। अब देखिए कि पहले वही फिर से एग्जांपल की मार्क्सिज्म है, ठीक है, जब उसका राइज हो रहा था तो उससे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह पा रहा था। यहाँ पे भगत सिंह तक, लाला लाजपत राय, सबके सब कम्युनिज्म से प्रभावित थे, ठीक है। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, इसमें अधिकांश आंदोलनकारी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे,
ठीक है, तो वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज देखिए, आज राइट विंग का हो रहा है वर्चस्व, हर जगह बढ़ रहा है। अब देखिए, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो अब ट्रेड विंग का उदय हो रहा है, अब लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो जब जैसा माहौल बन रहा होता है, लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान का नेचर है सोशलाइज करना, इंसान का नेचर है सामने वाले से प्रभावित होना। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हम वैसा जहाज कैसे बने जो कि किसी परिस्थिति में कोई प्रभावित ना हो। ऐसा हम जहाज कैसे बने कि जो पानी है वो हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसा जहाज कैसे बने कि जो आसपास पानी है हम उससे प्रभावित हुए बिना रहें। ऐसा हम कैसे बन सकते हैं? एक ही केस है जब आप सामर्थ्यवान हो। समर्थ के नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है वैसे भी अगर वो प्रभावित हो भी जाता है तो उससे कोई दोष नहीं लगता। तो आपको सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। सामर्थ्यवान कौन हो सकता है? बल से हो आप सामर्थ्यवान, कि आपके पास अगर कुछ 2-4 चोर आ भी जाए, छिटपुट लोग सब, आप उन्हें ऐसे ही घूसा मार करके उन्हें सुला दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, अपने मस्तिष्क से आप होने चाहिए स्ट्रांग, कि आपकी जो विचारधारा आप उस पर एकदम स्ट्रांग हो, आप उस पर एकदम अडिग हो, आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। तो आपको जो है ना, आपको बनना क्या पड़ेगा? स्ट्रांग। आपको बनना पड़ेगा क्या? समर्थ। क्योंकि क्या कहते हैं? वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर है वही वसुंधरा का भोग करता है। जो ताकतवर होगा वही शासन करेगा। ये इतिहास रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सब साथ में मिल करके चलते हों। डेमोक्रेसी एक लॉलीपॉप है। 30% आपकी वोट मिले हैं, आप 25% वोट मिले, आप सरकार बना लेते हैं और कहते हैं मेजॉरिटी का रूल चल रहा है। अब देखिए, कभी भी सरकार बनाने के लिए अपने देश में क्या चाहिए होता है? 15% सीट पर बन जाता है। अरे वो इंसान बन जाता है CM या PM जिसके कि 2 सीट भी ना हो। अब देखिए इतिहास उठा करके क्या क्या हुआ है। जिसे जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, जिसे कि 5% भी वोट ना मिला हो, 10% भी वोट ना मिला हो। तो बात तो ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो कि आपको हमको पकड़ा दिया गया है। एक्चुअल में आपका हमारा शासन नहीं होता। जो ताकतवर होता है शासन उसका ही होता है। किसी परिस्थिति में, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, किसी भी परिस्थिति में ताकतवर का ही बोलबाला होता है। थॉट का लीजिए ना आप कोई सा, आज जो थॉट आप सोच रहे हैं, चल रहा है, थॉट जिसका जो शक्तिशाली होगा थॉट उसी का चलेगा। कोई तुष्टिकरण वगैरह कहीं कुछ नहीं चलेगा यदि आपका थॉट स्ट्रांग है। तो जिसका थॉट स्ट्रांग होगा उसका चलेगा, उसी की चलेगी। हमेशा से यही होता है, यही हमेशा होता रहेगा। उदारवादी इतना कोई नहीं होता कि सबको लेकर के चल सके। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। जिसकी डफली मजबूत वो जीतेगा। ठीक है, तो एक बात इसमें अंत हम ऐसे कर सकते हैं, जो फिजिकली स्ट्रांग हो, जो मेंटली स्ट्रांग हो, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जहाज के केस में जो मैकेनिकली स्ट्रांग हो, ठीक है, ऑब्वियसली, तो वो प्रभावित हुए बिना रह सकता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही आप अटैकिंग मोड में हो। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप डिफेंसिव मोड में हो ना, जैसे अपने भारत के केस में क्या हुआ है कि भारत के ऊपर हम लोग कहते हैं कि इतना आक्रमण हुआ है, तो हम लोग कर क्या रहे थे? देखिए, हम लोगों ने आक्रमणकारियों का बहुत प्रतिकार किया है। आप इतिहास उठा करके देखिए, आज यदि आप भारतीय हैं, यदि आज आप अपने कल्चर को पालन कर पा रहे हैं, तो केवल और केवल उन आक्रमणकारियों का विरोध के ही कारण। हमारे राजा महाराजाओं ने बहुत उनका विरोध किया, उनको गाजर मूली की तरह काटा, तो जाकर के आप सबके सब सुरक्षित हैं। किंतु प्रश्न ये उठता है, किंतु फिर भी हम इतने कम कैसे हो गए? हमारी कल्चर्स को इतना नुकसान कैसे पहुँचाया गया? कारण एक है, हम लोग डिफेंसिव मोड में रहे, अटैकिंग मोड में नहीं रहे। जहाँ जहाँ पे हम लोग अटैकिंग मोड में रहे, वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने बहुत तगड़ा काम किया है। अब देखिए, चोल साम्राज्य अटैकिंग मोड में था, ठीक है, असर्टिव मोड में था, कितना तगड़ा उनका एम्पायर फैला है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया में उनका एम्पायर फैला। अब देखिए, जो वो थे मेवाड़ के बप्पा रावल ने कैसे ईरान तक खदेड़ करके मारा है आक्रमणकारियों को। उस समय में किसी की क्षमता थी कि भारत में आगे कुछ कर ले? नहीं। तो हम लोग का साम्राज्य उसी का बड़ा बनता है, इतिहास उसी का लिखा जाता है जो असर्टिव होता है। जो बड़े बड़े एम्पायर्स क्रिएट हुए हैं वो सिर्फ असर्टिवनेस की ही वजह से, जिसकी चली है इतिहास में वो सिर्फ असर्टिवनेस की वजह से। जो डिफेंसिव रहेंगे उनका कुछ नहीं चलेगा। वो अपने आप को वो अपने आप को कब तक डिफेंसिव मोड में रखेंगे? क्योंकि सामने वाला यदि अटैकिंग मोड में है ना, पहला बार आपने रोका, दूसरा रोका, तीसरा रोका, चौथा रोका, पांचवा रोका, किसी न किसी बार में आप कमज़ोर पड़ोगे, आपका मुंह थकुच दिया जाएगा, आपको समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए वही प्रभावित हुए बिना रह सकता है जो कि स्ट्रांग हो, जो कि असर्टिव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप अपने एस्से को एंड कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इसमें आनंद आया कि नहीं। और वो जो स्पेशल चीज़ है वो आपको बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा मैं, कि कैसे आप
कोर्स में, उस क्रैश कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट वर्कशॉप होगा, लार्जेस्ट ऐसा वर्कशॉप होगा जो आप तक ऐसा कभी नहीं दिखा होगा, न भूतो न भविष्यति। अपने आप को फुल असर्टिवनेस की तरह दिखा करके अपने आप को स्ट्रांग रखना है, सामने वाले पानी को, गंदगी को अपने अंदर नहीं घुसने देता है। इसी एंड पर हम बात बंद करते हैं। राम राम।